इन्होंने कहा था कि हम जब सरकार हमारी बनेगी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पहली कलम से ऋण माफ कर दूंगा। अब तक 1 रुपया नहीं हुआ। 2,000 रुपये दे रहे हैं। 2,000 रुपये में तो महीने भर का गुटखे का खर्चा नहीं चलता। खास मुलाकात इंडिया रिपब्लिक के साथ। मांड विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जगदीश नहवार से इंडिया रिपब्लिक न्यूज की खास मुलाकात। आशुतोष शर्मा ब्यूरो चीफ के साथ मुकेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। कद्दावर नेता जो पिछले कई वर्षों से राजनीति में है, जगदीश जी के हिसाब से मथुरा वृंदावन क्षेत्र में अभी विकास के कार्य अधूरे हैं। जनता बदलाव चाहती है। जनता महंगाई की मार से त्रस्त हो चुकी है और वाकई ही कहीं ना कहीं जनता महंगाई से त्रस्त आ चुकी है। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, खाद्य सामग्री के दाम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। इन सब चीजों पर आइए सुनते हैं यूपी का हाल जगदीश जी की जुबानी। वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या बिजली की व्यवस्था हो या गरीबों के लिए अन्न गैस योगदान दिया जा रहा है। तो प्रसपा के लिए ये सारे मुद्दे होंगे। प्रसपा ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर प्रसपा की सरकार आती है तो वो हर एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी देगी। ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको अमल में किस तरह लागू किया जाएगा ये भी प्रसपा के लिए बहुत कठिन होगा। क्या सही कह रहा हूँ? नहीं, आप कहे तो ठीक रहे, है तो चुनौतीपूर्ण कार्य, मगर कोई बड़ा काम नहीं। जैसे इन्होंने कहा था कि हम हर ज़िले से एक प्रोडक्ट लेंगे और हर ज़िले में एक क्लस्टर बनाएंगे। काम तो बहुत अच्छा है। यदि उसको ही कर देते तो अब तक ये हालात नहीं होते। जैसे अखिलेश जी एक बहुत बड़ी गलती कर गए थे। अखिलेश जी बड़ी गलती ये कर गए थे कि नोएडा में बल्कि दादरी में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बन रहा था, हाइड्रो पावर प्लांट। वो 12,000 मेगावाट 12,000 मेगावाट का पावर प्लांट बन गया होता तो आप यकीन मानिए कि 4,000 मेगावाट बिजली हमसे बचती पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के बाद। वो प्रॉफिट में आ जाता हमारा। तो कहीं ना कहीं हमारे गलत डिसीजन जो है, जैसे एक काम है, काम ये है कि यमुना एक्सप्रेस वे बने, ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस वे भी बन जाता है तो उत्तर प्रदेश 80% डेवलप हो जाएगा। कुछ काम है करने की तो करने चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है कि मैं ईमानदारी से बताऊँ तो ईमानदारी तो यह है, प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बहुत ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर बाकी लोगों में भ्रष्टता की कोई कमी नहीं, सच्चाई हमारे नेता। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता के पीछे वो रहेगी। यहाँ हर आदमी के नस नस में झूठ फरेब सब भरा हुआ है और नेता तो खासतौर पर इतने झूठे हो गए इसकी कोई लिमिट नहीं। सर आप भी अभी मैं हूँ नेता हूँ, मगर क्लियर हूँ। मैं बिल्कुल मन से भी कहता हूँ। लोग मेरे कार्यकर्ता मुझसे खुद कहते हैं कि आप थोड़ा झूठ बोलना सीख लो और थोड़ी सी लोगों को गोलियां देना सीख लो। मेरा जो नेचर है वो वही रहेगा और मैं मरते दम तक अपना नेचर नहीं बदलना चाहता। मेरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब तक मेरे दम में दम है, जब तक मुझसे लड़ाई। हमारे माठ क्षेत्र के वो भी एक चुनौती होगी क्या? कोई चुनौती नहीं है, वो चुनौती नाम की चीज़ ही नहीं। इसकी तो किस्मत अच्छी है, बस कोई चुनौती नहीं है। 1% चुनौती। उसको जी जिताने का कोई काम करते थे तो जैन सिंह करते थे, अब वो कर रहे थे। जैन जी से मैंने कहा था, घर में कह के आया था, मैंने कहा मुझे टिकट दे दो, मेरी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। यदि मैं श्याम सुंदर को हरा के नहीं आऊँ और ये सीट आपकी गोद में ला के न दूँ, मैं 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको हार दूंगा, छोड़ दूँगा और मैं आपके घर में बर्तन दूँगा। मैं क्या मैं तो आज भी कह रहा हूँ। देखिए मुझे क्या हुआ, मेरे साथ जो हुआ, शिवपाल जी ने मुझे टिकट दे दी सपा से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कैंडिडेट जिता हुआ। लास्ट सर्वे में भी जो 80-85 सीटें दिखाई थी उसमें भी मेरा नाम टॉप में था, मगर फिर भी अखिलेश जी ने मेरी टिकट काट दी। मुझे उससे कोई तो नहीं। पर हुआ क्या, मुझे भाजपा टिकट दे दी 6 महीने पहले,
शिवपाल जी से मैंने कहा जी ऐसे से बात है। उन्होंने कहा इतनी उम्र जितनी होगी तुझे चुनाव MLA होना चाहिए, 50 साल लगा हो गया। मैंने कहा मैं तो अभी को जाता, आपने नहीं होने दिया। बोले मैंने क्यों? मैंने कहा आप भाजपा टिकट दे दी थी, आपने टिकट दी, वो टिकट काट दिया अखिलेश ने, और नहीं तो मैं चुनाव जीत जाता। तो मेरे लिए चुनाव जीतना तो बड़ा काम नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूँ आपसे, जैसे हमारा गठबंधन है, प्रसपा का, सपा का और लोकदल का गठबंधन हो जाए, मैं गठबंधन से प्रत्याशी बनूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ और आगे भी कह रहा हूँ। तो ये जो गठबंधन आप आगे करेंगे वो अभी क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? सपा अलग जनता के बीच में है, प्रसपा अलग जनता के बीच में जा रही है। देखिए, अलग नहीं जा रहे, आदमी एक ही हो सकता है, चार तो नहीं हो सकते। शिवपाल जी एक है, अखिलेश जी एक है। अलग रूट पर अखिलेश जी जा रहे हैं, अलग रूट पर वो जा रहे हैं। लोगों को कम से कम बांधे हुए तो है। और जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हमें कहेंगे अब चारों अब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो जाओ, सारा परिवार है। बेसिकली हमारी पार्टी कम परिवार जाता है। अंदरूनी कोई ऐसा मतभेद तो नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश की? कैसे नहीं होगा, कहाँ से कोयला? जब कोयला की सारी खदानें आपने अडानी अंबानी को बेच दी, कोयला कहाँ से मिलेगी? आप देखिए ना, लाया किसान के खेत में 3000 रुपये कुंटल था, आज बोलो ये 9000 रुपये कुंटल है। जब लाया उसके पास पहुंच गया, व्यापारी के पास पहुंच गया तो 9000 रुपये कुंटल। व्यापारी मैं हूँगा तो आप होंगे तो वो तो प्रॉफिट का काम करेंगे। जब दिखेगा कि मेरे यहाँ माल शॉर्ट है, गाहक ज़्यादा है, मैं रेट बढ़ा दूँगा। मुझे तो कमाई चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। और ये देश व्यापारियों के हाथ में है। देखिए, आप किसको मानोगे? इतिहास मानोगे या किसी उसको मानोगे? आपके सामने चाणक्य ने कहा है, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की जनता भिखारी होगी। चाणक्य को ही मान लो आप। और आपके देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में खड़े होके वहां ये कहा कि मैं गुजराती हूं और मेरे एक एक खून के कतरे में ये व्यापार है। और प्रधानमंत्री का व्यापार है। आपने BSN, MTNL और ऐड करके जियो का, हम देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकारी कंपनियों के, सरकार के, और आप ऐड कर रहे हैं जियो का। क्यों? आपने तो बेच दिया देश। इसलिए देश का जब राजा व्यापारी हो गया तो देश की जनता भिखारी होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही इनका मेन मकसद है। इनका मेन मकसद ये है कि लोगों की शिक्षा खत्म कर दो, लोगों का व्यापार खत्म कर दो, लोगों को हैंड टू माउथ कर दो। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये सोचता रहे कि मैं 200 रुपये की झाड़ी पे कहीं काम करके अपने बच्चे पालने का काम करूँ, वो और कुछ सोच ही ना पाए इसके अलावा। यही इनका मकसद है, उसमें कामयाब हो गए। और इसी मकसद के तहत इन्होंने कोरोना का ये सब नाटक करा। कोरोना से ज़्यादा तो भाई साहब भूखे मर गए देश में। कोरोना से कितने लोग मरे? गरीबों को राशन दिया गया। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, 50 रुपये के चावल, 50 रुपये के गेहूँ आपने दे दिए, क्या हो गया उसमें? क्यों दे दिया? तो आपने निकम्मे और बना दिए। इन्होंने कहा था कि हम जब सरकार हमारी बनेगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, पहली कलम से किसानों का टोटल ऋण माफ कर दूंगा। अब तक 1 रुपया नहीं हुआ। 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 2000 रुपये में तो महीने भर का गुटखे का खर्चा नहीं चलता। आदमी जो गुटखा खाता है 2000 रुपया में उसका पूरा नहीं होता। क्या होगा उससे बताओ? देश को तो बर्बाद कर दिया, देश बेच इन्होंने दिया, संस्कार नाम की चीज खत्म कर दी। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से, 497 धारा लाएंगे। 497 धारा का आप मतलब समझते होंगे कि आपकी पत्नी किसी दूसरे के साथ सोती हुई पकड़ी जाती है तो आप उसे गाली गलौज नहीं कर सकते, उसे बदतमीजी नहीं कर सकते, और उसे अधिकार दे दिया है दूसरे के साथ सोने का। ये कौन से संस्कार है हमारे देश में? ये 2004 में लिविंग रिलेशनशिप लाए थे। क्यों लाए थे? लिविंग रिलेशनशिप का 2004 में बिल लाए कि साहब लिविंग रिलेशनशिप में कोई किसी के साथ रह सकता है। क्यों? क्या जरूरत थी हमारे साथ? ये भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी, मैं बता दूंगा आपको। कभी तो ये है कि इनके खिलाफ कुछ बोलोगे, अभी 2 मिनट में मुकदमा दर्ज करेंगे, आपको जेल भेज देंगे। अभी जो वर्तमान जो सरकार है जो कहती है कि हमने गरीबी सबको सिलेंडर दिया है, हाँ, बिजली भी मुहैया करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली मुहैया हो रही है, जिसके एक बल्ब जल रहा है घर में उसको 2500 रुपये का बिल आ रहा है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जिसका खेत में पानी देने के समय होता है उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया जाता है। ये इनकी स्थिति है।
जिसका आदमी का बिल 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये हुआ करता था, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये। ये जितनी लूट, एक एक मीटर 3-3 बार बदल गया, तो सारा पैसा किसान से कंज्यूमर से लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनका बेचारों का फंड का पैसा इन्होंने किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया। उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। ये काम न करके अब पता नहीं क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप बताइए, किसानों पे एक आदमी ने गाड़ियां चला के कुचल दिया गया, और उस आदमी को आज तक इन्होंने तो FIR करी, सुप्रीम कोर्ट की कहने पर FIR हुई, उसके बाप को आज तक आपने हटाया नहीं। देश में अभी भी गृह मंत्री बना हुआ। क्या देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तो हिटलर भी फेल कर दिया आपने, झूठ बोलने में। आप बताइए, झूठ बोलने में, और इन्होंने पूरी दादागिरी करने में और देश को बेचने में पूरी दुनिया से पीछे कर दिया ना। अगर आगे सपा को मौका मिला क्या गठबंधन करेगी वो किसी से? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय नेता को हमने ऑथराइज किया हुआ है। हमारे सारे जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब ने अपने राष्ट्रीय नेता को पूरे अधिकार दिए। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, हमारा गठबंधन से होगा, और बीजेपी को उखाड़ के नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और हमारे नेता ने हमेशा जो वायदा किया है, देखिए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो घोषणाएं की थी, वो पहला आदमी है प्रदेश का मुख्यमंत्री बना जिसने 99% अपना जो वो बनाया था रिपोर्ट कार्ड, जो घोषणा पत्र बनाया था चुनाव का 2012, उस आदमी ने 99% अपना घोषणा पत्र पूरा कर दिया था चुनाव के जाते हुए। इनकी तो औकात नहीं है। इनकी तो जो आज इन्होंने जितने बिजली घर बना गए थे, जितने सोलर प्लांट लगा गए थे, जितना बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा गए थे, ये उसको मेंटेन नहीं कर पाए। ये पेट्रोल पंप आपकी देखेंगे, जितनी एम्बुलेंस उन्होंने लगाई थी, उस एम्बुलेंस को तेल नहीं दे पा रहे। उन्होंने जितनी 100 नंबर की गाड़ियां लगाई थी, उनको ड्राइवर को तनख्वाह नहीं दे, तेल नहीं दे पा रहे। मथुरा के लिए क्या मैनिफेस्टो रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे नेताजी के सामने? देखिए, मथुरा के लिए सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि मथुरा दुनिया में ऐसी जगह है कि जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलर कोई भगवान है तो कृष्ण भगवान है। उसके दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहने वाले पर्सन कृष्ण भगवान है। पूरे दुनिया में, हर देश में, हर कंट्री में, हर सिटी में, हर जगह आपको मिलेंगे। तो और वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हमारा सबसे पहला काम होगा कि वृंदावन को, मथुरा को डेवलप करना, और इसको पूरे दुनिया के उस पर, इंटरनेशनल उस पर ला के खड़ा करना। क्योंकि हमारे मंत्री जी जब थे शिवपाल जी, उन्होंने यहाँ 250 क्यूसेक पानी छोड़ा था गंगा जी से। उसमें उनका मेन काम था जमुना जी को साफ करना, जमुना जी में गंगा जल देना, जिसे आचमन करने के लिए हम आप सब ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, हमारा सबका एक धर्म है। अब आप बताइए, हमें आचमन करना पड़े जमुना जी का पानी, आप ले लो उसको मुँह में? नहीं ले सकते। आज की डेट में ले भी लोगे तो बीमार हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो चीज़ें हैं जो करने की हैं। जैसे उन्होंने यमुना रिवर फ्रंट बनाया था वृंदावन में, 4000 करोड़ रुपये का वो था प्लान पूरा। वो आज बन गया होता तो आज कितना सुंदर जगह होती, दुनिया दिल्ली से लाइन लगी होती, या दुनिया भर का विकास होता, दुनिया भर का डेवलपमेंट था, दुनिया भर का आप कहते हैं टूरिज्म होता है। आपने शायद सुना नहीं कि तीर्थस्थल भी घोषित कर दिया है। घोषित तो इन्होंने क्या कर दिया है? घोषित तो हिंदुस्तान को इन्होंने गरीब कंट्री घोषित कर दिया, और इससे ज़्यादा क्या घोषित करेंगे? आप बताओ, दुनिया में जो हम लोग तीसरे नंबर पर आ गए थे अर्थव्यवस्था में, वो आज कहाँ ले जाके खड़े थे? ये तो कोरोना महामारी की वजह से। कोई कोरोना नहीं है, सब बकवास है। आज भी बच्चे जो है डेंगू से पीड़ित हैं। आप बताइए ना, अब वो कहाँ गया फिर कोरोना? कोरोना से कौन मरा? एक भी नहीं मरा। कोरोना के नाम पे तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है पूरी दुनिया में। ये इंटरनेशनल गैम्बलिंग है, कोरोना के नाम पे इंटरनेशनल गैम्बलिंग। सच्चाई ये है। अब कितना कौन इसमें पकड़ा जाएगा, क्या होगा? आप सरकार बदलने दीजिए, देखो कितने लोग जेल जाएंगे। निकृष्ट और निकम्मे लोग बैठ गए, ठीक है? उनको न तो काम करना आता है, ना काम कराना आता है, और कोई अधिकारी ठीक से काम करना चाहे उसे करने नहीं देते। उनकी सोच अच्छी नहीं है। जब तक सोच अच्छी नहीं होगी, जब तक कोई काम कर नहीं सकता। अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में
हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने एक बैठक की थी जिसमें बताया गया था कि आज भी ऊर्जा विभाग जो है बहुत करोड़ के घाटे में। देखिए, ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये मुझे नहीं पता, पर बाकी एक बात बता देता हूँ कि ऊर्जा मंत्री ईमानदारी से काम कर लें तो उसमें घाटा वैसे ही खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लूट जो हो रही है आज की डेट में ऊर्जा मंत्रालय में हो रही है। पूरे प्रदेश में किसी मंत्रालय में सबसे ज़्यादा लूट हो रही है तो ऊर्जा मंत्रालय। देखो कि आप धरातल पर हैं, समस्याएं भी देख रहे हैं मथुरा वृंदावन क्षेत्र की, आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो क्या क्या जटिल समस्याएं हैं जो उनको दूर करेगी प्रस्ताव? देखिए, सबसे बड़ी जटिल समस्या है बेरोजगारी, भूखमरी, लोगों पे कोई काम धंधा नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये। इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा की है कि हम एक परिवार से एक आदमी को नौकरी, ये सबसे बड़ा काम है। जिस भी एक परिवार में एक आदमी को नौकरी मिल जाती है ना, पूरे परिवार को पाल ले जाता है, क्योंकि उसकी रेगुलर एक मंथली इनकम फिक्स हो जाती है। अभी तो बेचारा किसान है जिसका 50 बीघे खेत भी है, तो अपने पूरे परिवार को देखिए, उसके पास लड़की भी जवान होगी, उसका भी ब्याह करना है, लड़का का भी ब्याह करना है, कोई बीमार हो जाए उसके लिए भी इलाज के लिए कोई इलाज नहीं किसी के पास। तो सिवाय भुखमरी के आज कोई किसान, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो छोटा मध्यम वर्ग का किसान है, 3 बैंकों का लोन है उसको। वो तो कहता है आज बिकेसु, कल बिकेसु, आज बिक जाए मेरा खेत, पर कोई ले ले और मुझे पैसे दे दे, मैं अपना कल बिक करूँ। कानून व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। मथुरा की कानून व्यवस्था कैसी है? अभी आप जो शासन चेंज हुआ, पहले आपकी शासन थी, उस समय भाजपा की सरकार बोलती थी कि नहीं भाई साहब, सपा की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा की सरकार? जितनी गुंडई आज तक 70 सालों में नहीं हुई, वो आज पूरी गुंडई हो रही है सब तरह से। लेकिन अभी भी आपने लोगों के माध्यम से सुना होगा कि सूबे के मुखिया ने कहा था अब जो है अपराधी हम हैं। देखिए, अब ये तो बोल बचन, अमिताभ बच्चन बोल बचन में तो ये आरएसएस इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देती है इनको कि भाषण के से कितने भी बढ़िया दे पाए। इनके जो कर्म है उसका 10% भी करें ना, जितने बोलते हैं उसका 10% भी करें तो आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ भी कल परसों एक आदमी नौकरी कर रहा था, आया है मुजफ्फरनगर से। वो सिर्फ इसलिए आया है कि वो वहाँ रह नहीं सकता, उसकी जवान लड़की थी, जवान बेटी की बहू थी, तो मजबूरन उसको वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ मथुरा में आया। ऐसी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, सरेआम पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और कानून व्यवस्था ही तो है, वही तो बता रहा हूँ आपको, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वैसा ही हुई है। और मैं तो कह रहा हूँ उस ग्रह करना पड़ सकता है। देखिए, एक्चुअल बता दूँ आपको ईमानदारी ये है कि इस देश में देश का राजा बिना फैमिली वाला होगा, आप मेरी समझ रहे होंगे नियत को, उनको कोई मतलब नहीं है फैमिली वालों से। उसके बच्चे नहीं होंगे, वो बच्चों का क्या जाने। कहावत है ना, जिसकी फटी न बीमारी वो क्या जाने पीर पर आए। फैमिली वाला ही फैमिली की प्रॉब्लम समझ सकता है। और कोई भी बैचलर हो या बाबाजी हो या कोई भगोड़ा हो, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा तो वो अपने तरीके से सोचेगा। उसे जो घंटा बजाना, इसे क्या मतलब जनता से? आप देखो ना, आपके हालत है प्रदेश में, किसानों को कुचल दिया जाता है, एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश में, बताइए। आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई नया हूँ। 25 साल हो गए मुझे राजनीति में, मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, 4 चुनाव लड़ा हूँ, जिसमें से 2 जीता हूँ, 2 हारा। अभी मैंने अपनी वाइफ को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया था, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था, समाजवादी पार्टी का, लोकदल का था या बसपा का था। उसके बावजूद भी वहाँ हम 4000 वोट से चुनाव जीते। कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ, कोऑपरेटिव बैंक का मैं निर्विरोध चुना गया, कि जो आदमी 30 साल से कोऑपरेटिव बैंक में बैठा था वो आदमी पर्चा भरने भी नहीं आया। तो राजनीति में कोई ऐसा तो है नहीं, और एक दिन में कोई रणनीति नहीं बनती है ना, एक दिन में कुछ होता है। जो बेसिक का पॉइंट ये है कि आज की डेट में
आप देखोगे किसानों का बुवाई का काम चल रहा है। बुवाई के समय लोगों को खाद नहीं मिली। सबसे बड़ी उनकी जीवन रेखा खेती है किसान की, और उस जीवन रेखा को बोने के लिए खाद चाहिए जिससे उनकी पैदावार ठीक हो, उनका जो फसल है वो ठीक हो जाए। तो खाद ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा किसको? प्रमुख सचिव थे सहकारिता के किशन सिंह नटोरिया, उन्होंने एक दिन मुझसे एक लखनऊ में मीटिंग हो रही थी, सारे प्रदेश के चेयरमैन थे बैंकों के सारे जिलों में। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि आप ये बताइए मथुरा में आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो आपकी एक भी किसी तहसील दिवस, मंगल दिवस में कोई शिकायत नहीं है कि कोई खाद नहीं मिला या लोन नहीं मिला। मैंने कहा जी जो मेरे को बैंक मिली थी वो घाटे की बैंक मिली थी, और घाटे की बैंक मिलने के बाद उस बैंक में मैंने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ के तो वसूली कराई, किसानों के सबके हाथ जोड़े और किसानों को कहा, मैंने कहा भाई आप पैसे दोगे, ये पैसा आप ही का, आप ही को मिलेगा, आप ही को इसका खाद मिलेगा, आप ही को इसका लोन मिलेगा। उसमें यही हुआ कि मैंने 4 ट्रेनों का एडवांस पैसा इनको को देके 4 ट्रेन एडवांस में मंगा के रखी। मेरे ज़माने में आप देखोगे जब मैं बैंक चेयरमैन था तो किसी ने 1 कट्टा खाद का मांगा तो मैंने कहा 10 दो, उसका भरपेट दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिना पैसे के दिया मैंने, सिर्फ चेक है। किसान कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि जो सेठ हुआ करते थे, जिन सेठों का काम था कि किसान को पौने दामों पे ब्याज पे पैसा देना और बैसाख कार्तिक में जैसी फसल आए उसका फसल को तुलवा के अपने घर लिया। तो वो जो ब्लैक करते थे, ब्लैकमेल करते थे किसानों को, जो सेठ लोग थे, उसको बंद करने के लिए कोऑपरेटिव बनाएगी। उस कोऑपरेटिव को बनाने के बावजूद फिर भी लोगों को उसका एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उन्हें उनकी सुविधा नहीं दी। तो मैं बैंक चेयरमैन रहा तो मैंने जितना खाद चाहिए था उतना खाद दिया लोगों को, जितना लोन जिसने मांगा उतना लोन दिया। आप सोच नहीं सकते कि मैंने 250 जो 50 करोड़ रुपए लोन नहीं मांगते थे वो 250 करोड़ रुपए लोन बंटवाया है। हमारी बातचीत जो हो रही थी वो जगदीश नहवार से हो रही थी, जो माठ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे बसपा के लिए। देखना ये है कि भाजपा को शिकस्त किन किन मुद्दों पर दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा अपने अलग परचम लहरा रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है।